दोस्तों EMRS KVS NVS PGT रिक्रूटमेंट 2026 की ऑफिशियल आंसर कीज रिलीज हो चुकी है और आई होप कि अभी तक आपने अपने जो स्कोर हैं वो अपने एक्सपेक्टेड जो स्कोर है वो टैली कर लिया होगा। अभी सिर्फ आप MCQs है जो है वो अभी पब्लिश हुए हैं, जो डिस्क्रिप्टिव मार्क्स है वो अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं। देखो EMRS में इंटरव्यू नहीं है तो इसमें डायरेक्ट आपकी सीधा जो सिलेक्शन लिस्ट है वो आ जाएगी। KVS NVS के जितने भी कैंडिडेट्स हैं 1/3 वो आ जाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो कुल मिला के बात वही है। अभी चैलेंज अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल बॉर्डर पे हो, ठीक है, तो आपको जरूर चैलेंज करना चाहिए। और चैलेंज KVS NVS का जो लास्ट डेट है चैलेंज का वो है 13 टू 17 मई तक। और इसमें जो प्रोसेस है वो भी दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और इसमें पेमेंट भी 1000 पर क्वेश्चन है, तो आई होप कि ये कि एक एक क्वेश्चन जो है 1000 रुपीज ज़्यादा होगा। अगर आप टीम में कलेक्टिवली करेंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट दैट इज़ बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग एक थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस चैलेंज हो सकते हैं। देखिए EMRS की बात करें, ये स्टूडेंट्स भी हमारे ग्रुप में भी काफ़ी एक्टिवली इसको डिस्कस कर रहे थे। पहला क्वेश्चन तो ये है जो बिल्कुल चैलेंज होना चाहिए और चेंज भी होना चाहिए इसका आंसर। देखो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट पूछ रहा है और इस टाइप में अगर कोई क्वेश्चन इसके अलावा और भी होगा तो आप जरूर कमेंट करना। और नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, और हो सकता है कि आप जितने भी आपका स्कोर है एक्सपेक्टेड वो भी कमेंट करने की कोशिश करना। चलिए पहला क्वेश्चन यही है, प्राइस इज इक्वल टू MC। देखो परफेक्ट कंपटीशन की एक एजम्पशन है प्राइस इक्वल टू MC, ये बिल्कुल सही है। देखो ये वाला प्राइस इक्वल टू MC इक्वल टू AC ये सही है, कोई इशू नहीं है इसमें। फिर ये कह रहा है कि फर्म ऑलवेज ऑपरेट एट मिनिमम एवरेज कॉस्ट। जहाँ ये ऑलवेज हो गया ना काम, इसने काम खराब कर दिया। देखो मिनिमम एवरेज कॉस्ट पे ऑपरेट करता है बट सिर्फ करता है लॉन्ग रन में, ठीक है, मिनिमम एवरेज कॉस्ट पे ऑपरेट करता है। और अगर हम बात करें लॉन्ग रन और अगर हम बात करें शॉर्ट रन में, ठीक है, शॉर्ट रन की बात करेंगे तो फॉर्म्स में ऑपरेट अबव और बिलो दी AC। तो ये वाला जो सोर्स है आप यूज कर सकते हो। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स से कोई बुक उठा सकते हो आप, अदरवाइज दैट HL आहूजा का 17th एडिशन का ये पेज नंबर 654 है, ठीक है। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको सब जगह मिल जाएगा। फर्म्स देखो शॉर्ट रन में लॉसेस भी अर्न करता है और प्रॉफिट भी अर्न करता है, ठीक। तो वो शॉर्ट रन में अबव भी हो सकता है और बिलो भी हो सकता है। चलिए तो जो ये मिनिमम यहाँ पे है ये लॉन्ग रन की एजम्पशन है जहाँ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो चैलेंज हो सकता है वो है ये वाला। इसका आपको सोर्स ही आपको NCERT की बुक भी मिल जाएगा, कोई भी आप बुक उठा लीजिए वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल सोर्स भी दे सकते हो, एक से ज़्यादा सोर्स भी आप अपलोड कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अगर NCERT है, NCERT से बड़ा सोर्स और क्या हो सकता है, ठीक, तो वो भी मेंशन कर सकते हो। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, अब इसको भी हम लोग सीधा एक डायग्राम से आ जाओ, ये भी सेम HL आहूजा की बुक है। नेक्स्ट आप कोई बुक का रेफरेंस दे सकते हो, सभी बुक में सेम ही है। अब ये पहला पॉइंट क्या है, इफ MC इज लेस देन AC, ठीक है। ये वाला पॉइंट अभी देखो थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं फिर भी आपको ज़्यादा इजी रहेगा। MC इज लेस देन AC, अब ये वाला पॉइंट है जहाँ MC वाला दैट इज MC नीचे है और AC ऊपर है। कह रहा है AC विल डिक्रीज, AC कह रहा है डिक्रीज हो रहा है, कह रहा है दैट इज AC इज डिक्रीज, सही बात है, AC डिक्रीज भी हो रहा है। एंड इफ MC इज मोर देन AC, और अगर MC ज़्यादा होगा, ये वाला पॉइंट MC ज़्यादा है, देन AC विल इंक्रीज, और AC वहाँ इंक्रीज भी हो रहा है, तो ये वाला पॉइंट सही है, कोई इशू नहीं है इसमें, तो A तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, इफ़ AC इज डिक्रीजिंग, दूसरा कह रहा है इफ AC इज डिक्रीजिंग, तो ये हम लोग दोबारा समझ लेते हैं इसको। AC इज, आई होप कि आपने बिल्कुल समझ भी लिया होगा, AC इज डिक्रीजिंग, AC यहाँ से लेके यहाँ तक डिक्रीज ही कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है MC विल ऑल्सो बी डिक्रीजिंग, और ये कह रहा है कि MC जो है वो भी डिक्रीज ही कर रहा है, नहीं, लेकिन MC तो सिर्फ यहाँ तक डिक्रीज कर रहा है, ये पॉइंट K तक, उसके बाद MC इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, तो ये वाला पॉइंट यहीं गलत हो गया, ठीक है। एंड AC इज इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे MC विल ऑल्सो इंक्रीज, जब AC इंक्रीज होता है कह रहा है MC भी वहीं इंक्रीज होता है, बट MC तो पहले से ही इंक्रीज होना शुरू हो गया पॉइंट K से, ठीक। तो ये वाला पॉइंट यहाँ से थोड़ा गलत हो गया, तो इसलिए हम इसको परफेक्ट नहीं मानेंगे, तो ओनली A इज ट्रू मानेंगे। और ये वाला रेफरेंस आप दे सकते हो अगर आप लगता है कि आप बिल्कुल बॉर्डर पे हो, देन डेफिनेटली आपने ये सोर्स यूज करना चाहिए, ठीक। चलिए तो ये भी 17th एडिशन, कोई भी आप बुक दे दो, NCERT वगैरह दे दो, उसमें भी आपको मिल जाएगा AC और MC का रिलेशन। तीसरा क्वेश्चन जो चैलेंज होना चाहिए, देखो यहाँ तो बिल्कुल आंख बंद करके
EMRS ने आंसर 3 दे दिया है, बट एक्चुअल आंसर इसका 2 है। किसी को भी पूछ लेना आप, वो फिजिकल डेफिसिट बता देगा। अब देखो यहाँ पे देखो इस क्या दिया, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट प्लस। अरे भाई अगर टोटल रिसिप्ट आ गया तो और क्या प्लस करोगे उसमें, ठीक, तो ये वैसे ही गलत हो गया, तो इसमें थर्ड तो बनेगा ही नहीं। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, प्लस नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। ये हमने जिसमें मेनली जितने भी आपका डिसइन्वेस्टमेंट से रिसिप्ट है वो आ जाता है, ठीक, अदर देन बोरोइंग वाला जो पार्ट है वो। जो नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल असेट्स होता है, जो ऐसा डेप्ट, ऐसी हमने रिसिप्ट है जो डेप्ट क्रिएट नहीं करता, ठीक है, चलिए लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करता। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ये चैलेंज होगा और इसको EMRS को चेंज भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये NCERT का ही दे देना आप, NCERT में भी ये मिल जाएगा और बाकी सभी बुक में ये मिल जाएगा, किसी का भी बुक उठा के आप सोर्स दे देना, बट NCERT देंगे तो ज़्यादा ऑथेंटिक रहेगा। चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन ड्रॉप होना चाहिए EMRS में, वो है ये वाला, देखो या तो स्टार लगना चाहिए। गलती किसकी है, इसमें A आंसर दिया है, बट हाँ क्या ये ऑप्शन में सभी सही हैं? देखो 3 4 1 3 दे दिया, ठीक है। अब 2 आप किसको मानोगे, 2 इसको मानोगे या 2 इसको मानोगे? तो ये गलती किसकी थी? गलती थी EMRS की, ठीक है, या CBSE की जिसने एग्जाम पेपर बनाया है। तो उसका स्टूडेंट क्यों भुगते हैं? या तो वो सभी को इक्वल नंबर दें, या फिर जब कट ऑफ जाएगी तो ये क्वेश्चन वहाँ से हटाए, ठीक है। अब उन बच्चों की गलती क्या है जिन्होंने ये बाकी ऑप्शन चूज किए थे, ठीक, तो ये ड्रॉप होना चाहिए या फिर इसका स्टार मार्क्स सभी को मिलना चाहिए। चलिए KVS NVS की जहां तक बात है, KVS NVS में ज़्यादा क्वेश्चन चैलेंजेबल बने नहीं। एक क्वेश्चन आपका ये बना, बट लेकिन इसको इंटरप्रेट आप कैसे करते हो इस पे डिपेंड है। नंबर 1 देखो, मल्टीप्लायर इफेक्ट इज वीक इन डेवलपिंग इकोनॉमीज। अब इसका कहने का मतलब ये है, देखो मल्टीप्लायर जो है ना वो MPC पे ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक। तो ज़्यादातर जो पुअर कंट्री होती हैं या डेवलपिंग नेशन होती हैं, डेवलपिंग नेशन में MPC मतलब ज़्यादा खर्च, ज़्यादा प्रोपोर्शनेट सेविंग कम करती है और कंजप्शन उनका ज़्यादा होता है, मतलब अपनी इनकम का ज़्यादातर वो हिस्सा खर्च कर देते हैं। तो इस हिसाब से हमारा मल्टीप्लायर बढ़ना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ हमने बहुत रिसर्च किया ना, जब एक VKRB राव का एक आर्टिकल मिला, उसमें वो कहते हैं VKRB राव, ठीक है, ये कहते हैं कि केंजियन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ऑपरेट्स वीक, ऑपरेट होता है कह रहे हैं डेवलपिंग इकोनॉमीज में। अब ये कह रहे हैं उसका रीजन भी इन्होंने दिया है। ये कहते हैं जनरली होता क्या है कि जब MPC आपकी बढ़ेगी, क्योंकि जो डेवलपिंग नेशन होते हैं वो ज़्यादातर खर्च कर देते हैं अपनी इनकम का, तो MPC आपकी बढ़नी चाहिए। MPC बढ़ेगी तो के मल्टी दैट इज मल्टी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़नी चाहिए, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, क्या दीज इकोनॉमी सफर्स फ्रॉम स्ट्रक्चरल रिजिडिटीज। जो डेवलपिंग नेशन होती है ना, इसमें स्ट्रक्चरल रिजिडिटीज होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे डिमांड, एग्रीगेट डिमांड फॉल डाउन है, तो एग्रीगेट डिमांड कम है और अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, उस वजह से ना एक सप्लाई बॉटलनेक्स भी बन जाता है। इन लास्ट एग्रीकल्चर आउटपुट वहाँ पे है, लैक ऑफ एक्सेस इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है। तो यहाँ पे इस वजह से भी क्या होता है कि इनिशियल इंजेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो इसका सीधा आउटपुट, रियल आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में इफेक्ट नहीं पड़ता है क्या था, इसका फर्स्ट इम्पैक्ट पड़ता है क्या था, इंक्रीज इन प्राइस, इन्फ्लेशन आ जाता है उससे, कह रहे हैं, ठीक है, रेदर देन मल्टीप्लाइड इंक्रीज इन रियल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये इनका मानना ये है कि इफेक्टिव और रियल मल्टीप्लायर जो है वीक होता है डेवलपिंग इकोनॉमी में, ठीक है। तो इसको चैलेंज करने से मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है। देखो स्टेटमेंट अभी इसमें सेकंड माना है, तो सेकंड अब इसके साथ हमें जाना ही पड़ेगा, दैट इज बोथ आर करेक्ट एंड डज नॉट एक्सप्लेन ए, ठीक है। आई होप। दूसरी बात, तो अगर ये है, अगर आपके पास कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। देखो दूसरा है हाई MPS जितना ज़्यादा होगा मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी कम होगी, ठीक है, ये भी सही है। तो अब इसको अगर आपके पास वैलिड है तो आप लोग, वैलिड रीजन है तो आप चैलेंज कर सकते हो, अदरवाइज मेरे हिसाब से ये सही जा रहा है। अब इसको, ठीक है, फिर भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और अगर आपके पास कोई वैलिड रीजन है तो आप ज़रूर इसको चैलेंज कर सकते हो। चलिए, चैलेंज करना कि नहीं आप कमेंट में भी करना, ताकि और भी बच्चे यहाँ डिस्कस कर ले। और चलिए नेक्स्ट है, वाई इनइक्वालिटी ऑफ इनकम्स इज कंसिडर मेजर चैलेंज इन इंडिया। अब यहाँ पे ये है ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ठीक है। इसका आपको कोई बुक देखोगे ना, आप बहुत ही डिटेल में जाओगे, एज इट इज तो नहीं मिलेगा, बट एक समथिंग आपको एक हिंट मिल जाएगा। बट इसका आंसर कहीं भी ये नहीं लगता कि आंसर ऑफिशियल 1 दिया है इसने, इसका आंसर वो ये कहीं नहीं लगता कि बिकॉज इट कॉजेज डिफ्लेशन। देखो, जब मेजर चैलेंजेस इनइक्वालिटीज़ होती हैं ना, जब इनइक्वालिटीज़ होती हैं तो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन
एक जगह ज़्यादा हो गया, ठीक है, रिचर में ज़्यादा हो गया और पुअर सेक्शन में कम हो गया, ठीक है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो ये मेजर चैलेंज, इससे क्या होगा, कॉस्ट डिफ्लेशन कह रहे हैं, इससे डिफ्लेशन कैसे आएगा, इससे तो महंगाई और बढ़ेगी। एंड रिडक्शन इन प्रोडक्शन, हो सकता है प्रोडक्शन कम हो, बट इन्फ्लेशन जब भी इनइक्वालिटी बढ़ता है तो रिचर सेक्शन जो है उसकी तो ऑलरेडी परचेजिंग पावर ज़्यादा है, ठीक है, वो तो कुछ भी डिमांड करना शुरू कर देता है, ठीक। तो इस वजह से भी ये थोड़ा डाउट में है। हाँ, ये हो सकता था बेनिफिट ऑफ ग्रोथ डू नॉट रीच टू द पुअर पीपल हु कंस्टिट्यूट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, ये हो सकता था। अब एक क्वेश्चन ये भी है, हु इज़ पुअर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पुअर कौन है, पुअर अगर हम बीपीएल का कॉन्सेप्ट माने तो बीपीएल तो 21% ही, हम लोग 21.9% ही बीपीएल मान रहे हैं। तो ये कह रहा है मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो 21 मेजोरिटी तो नहीं हुआ, ठीक। उस मामले में ये भी थोड़ा वीक हो जाता है फोर्थ ऑप्शन, ठीक। तो अब इसका भी पूरा एक ओपन एंडेड है, तो इसका अगर मगर में ही क्वेश्चन आंसर आपका आएगा। अब इसका एक वैलिड प्रूफ अगर आपके पास है तो जरूर कमेंट करना कि वैलिड प्रूफ इसका ये यहाँ से आपका सोर्स बन सकता है, ठीक है। सोर्स में इसको आपके पास सोच रहा हूँ, क्योंकि हमें तो ये सोर्स नहीं मिला, ठीक है। सोर्सेज में क्या है, आप इसको कमेंट करिएगा कि क्या सोर्सेज है। तो 2 केवीएस एनवीएस के क्वेश्चन मिले, बट दोनों में ही ना एग्जैक्ट सोर्स नहीं मिला, ठीक। आई होप कि इसमें और भी क्वेश्चंस हों जो हमारी पकड़ में नहीं आए या फिर रेंज में नहीं आए, उसको आप कमेंट जरूर कर देना, कमेंट में ही हम आपको कमेंट जो है पिन कर देंगे, ठीक। चलिए, तो ये शॉर्ट वीडियो था चैलेंजेबल क्वेश्चंस के लिए। अभी एक पोल क्रिएट करेंगे, एक्सपेक्टेड आंसर कीज से कितने आपके आंसर्स बने, उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ये जरूर कमेंट करना कि अगर कोई क्वेश्चन और रह गया हो जिसको चैलेंज हो सकता है, ठीक। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।